हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉर्निंग एजुकेम। आज जो है बच्चों हमारा केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये तो हम लोग जान चुके, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो जिनका रेट ऑफ रिएक्शन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। यानी कि उससे क्या है, आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज भी हो सकती है और वो डिक्रीज भी हो सकती है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट factors which influence rate of reaction. So now we will discuss. So देखिए टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 फैक्टर्स हैं। वन ऑफ विच इज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी ली, राइट, उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड वन इज द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, थर्ड वन इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, फोर्थ प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ अ रेडिएशन एंड द लास्ट वन इज सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। और आज जो है हम इन्हीं जो 6 फैक्टर्स हैं, इन्हीं 6 फैक्टर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से ये अफेक्ट डालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो सबसे पहले आता है बच्चों हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन से क्या कनेक्शन हुआ वो देखते हैं। तो देखिए हमने एक छोटी सी बात पढ़ी थी पहले के लेक्चर में भी, दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, ये बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लेकिन आज हम जानेंगे कि ये इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, देखिए रिएक्टेंट नहीं होगा तो रिएक्शन ही कैसे होगी, प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो सारा कुछ तो किस पर डिपेंड करता है, आपका रिएक्टेंट पर ही डिपेंड करता है। आप इसको कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। कोलिजन थ्योरी क्या होती है, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, लाइक आपके पास में मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, टकराकर कुछ इफेक्ट जनरेट करते हैं, तभी आपको क्या होता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होंगे तो प्रोडक्ट उतना जल्दी मिलता रहेगा आपको, है ना। तो क्या मान के चलते हैं कि आपने चलो कोई रिएक्टेंट लिया और क्या करते गए, इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो आप क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। रिएक्टेंट लिया, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज की। अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज की, दैट मींस इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो गए बच्चों, इंक्रीज हो गए। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में अगर इंक्रीज हो गए हैं तो उनमें जो रेट ऑफ कोलिजन है, रेट ऑफ कोलिजन है, यानी कि आपस में जो टकरा रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। भाई यूं लगा लीजिए कि आप बहुत बड़े फेमस, क्योंकि हमारा इंडिया है तो बहुत मान लीजिए कि बहुत बड़े टेंपल में जा रहे हैं या फिर बहुत मानी हुई जगह पे जा रहे हैं ना। तो एक टेंपल में जा रहे हैं, बहुत माना हुआ है, उसमें क्या है, लोगों की बहुत ज्यादा भीड़। अभी ये मत कहना कि मैम लॉकडाउन चला हुआ है तो ऐसे ऐसे नहीं, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ। तो क्या है, मान लीजिए आपने क्या लिया, एक बड़े टेंपल में जा रहे हैं, ठीक है, और एक किसी सिंपल टेंपल में गए, ठीक है। तो वहां पर क्या है, एक जिस पहली जगह पर गए वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, अगर आप लाइन में लग गए हैं या फिर लाइन नहीं है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की होती है, बहुत ज्यादा लोगों से आप क्या है, टकरा रहे हैं। लेकिन आप एक खुलीदार जगह पे गए हैं, एक ऐसी जगह पे गए हैं जहां पर भीड़ भाड़ नहीं है, तो आप क्या होंगे, आराम से खड़े रह सकते हैं, आराम से चल सकते हैं। यानी कि वहां पर आपका लोगों से टकराना, उसका वो चीज क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी। इवन ये भी होता है ना कि आप भीड़ में खड़े हैं तो मान लीजिए आपको उधर ऊपर जाना है, तो वो टकरा के ऑटोमेटिकली आपको तो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पीछे वाले आपको भेज देते हैं। मैं ओवरऑल कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ जाएंगे तो आपस में क्या करना शुरू कर देंगे, कोलाइड करना शुरू कर देंगे। अगर कोलिजन होगा तो क्या होगा, आपस में टकरा रहे हैं तो किस तरफ जाएंगे, प्रोडक्ट, यानी कि जितनी जल्दी कोलिजन होता रहेगा उतनी जल्दी प्रोडक्ट मिलता रहेगा आपको। तो इस वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे। इसी को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। आपने लकड़ी देखी होगी, वुड जिसको बोलते हैं, है ना। तो वुड जो होती है, लकड़ी जो होती है, आपको उसको क्या करना है, जलाना है, ठीक है। आपने क्या ली, वुड ली, उसको आपने क्या कर दिया, जलाया, ठीक है, जला दिया, जल रही है, जलती जाएगी। अब आपने क्या किया, इसी वुड को लिया और इस वुड को आपने क्या कर दिया, इस जार में बंद कर दिया,
ठीक है, और इसके अंदर क्या है 100% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये वाली जो आपने वुड जलाई है ये किस में जलाई है बच्चों, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में, और इसको आपने क्या लिया है एक बॉक्स में जिसमें 100% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दोबारा सुनिए, आपने वुड ली, आपको उस वुड को क्या करना है, जलाना है। पहले वाला जो केस है वो आप कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, और दूसरी जो आपने वुड ली है वो किस में ली है, एक जार में ली है, और उस जार के अंदर क्या है 100% ऑक्सीजन है। और आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंट ऑक्सीजन हम लोग मान के चलते हैं, सभी को पता है 21% है ना। तो अब आप क्या कहते हैं, देखिए हमें पता है एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन क्या है, लिमिटेड है, तो वुड जो है वो क्या करेगी, अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट थोड़ी है, राइट। तो अब क्या होगा, आप मुझे बताइए इस केस में जो लकड़ी है वो जल्दी जलेगी या इसमें जलेगी, डेफिनेटली इसमें जलेगी, क्योंकि बर्निंग के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की, और यहाँ पर हम ऑक्सीजन हाई अमाउंट में दे रहे हैं, तो वो वुड क्या होगी, जल्दी जल जाएगी, ठीक है। तो हुआ क्या, बेसिकली हम लोगों ने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। तो इस एग्जांपल से भी हम कह सकते हैं कि इफ यू इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये तो था बच्चों हमारा फर्स्ट फैक्टर विच एक्सप्लेन हाउ कंसंट्रेशन अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड फैक्टर विच इज द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट होता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि देखिए रिएक्टेंट क्या है, मान लीजिए दो लोग खड़े हैं, एक मैं खड़ी हूँ, एक कोई दूसरा, एक और मेरे पास में खड़ा है, सामने वाले ने क्या किया, कुछ बोला, ठीक है, वो जो उसने जो बोला वो हम दोनों ने सुना, लेकिन क्या होगा हमारा जो रिस्पॉन्स होगा मेरा और जो मेरे साइड में होगा, तो हम दोनों का जो रिस्पॉन्स होगा जरूरी नहीं कि वो रिस्पॉन्स क्या हो, सेम हो। क्या कहा मैंने, सामने जो है उसने हमें कुछ बोला, लेकिन जरूरी नहीं कि जो रिस्पॉन्स मेरा है उस बात को सुनने के बाद वो साइड वाले का भी रहेगा। क्यों, क्योंकि मेरा नेचर अलग है और साइड वाले का नेचर क्या है, अलग है, ठीक है। दैट्स वाई क्या होगा, तो जो ओवरऑल जो यहाँ से रिएक्शन निकल के आएगी, मतलब वो जो रिस्पॉन्स निकल के आएगा वो दोनों ही केसेस में क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ऐसा ही तो किस में होता है, एलिमेंट्स के अंदर होता है। आपने डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट लिए, बेशक से आप सेम चीज के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, लेकिन उनके नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक लिया मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा मैंने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड और दूसरा लिया मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने क्या करवा दिया, इन दोनों का ऑक्सीडेशन करवा दिया, O2 की प्रेजेंस में इन दोनों का ऑक्सीडेशन करा दिया। अब क्या होगा बच्चों, यहां से हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, मुझे यहां से एक प्रोडक्ट मिलेगा। और प्रोडक्ट क्या मिलने वाला बच्चों, यहां से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो इसको बैलेंस कर लेंगे, तो आफ्टर बैलेंसिंग क्या होगा, हमें मिल जाएगा ये NO + O2 और यहां से भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से हमें प्रोडक्ट मिल गया। अब देखो आपको क्या नजर आ रहा है कि यहां पर मैंने इन दोनों को क्या करवाया है, ऑक्सीडाइज करवाया है। और ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने यूज किया है वो क्या है, सेम है। वही तो बात हो गई कि दो लोग खड़े हैं, सामने वाला बोल रहा है, सामने वाला दोनों के लिए क्या है, इक्वली बोल रहा है, ठीक है। तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सेम फॉर बोथ रिएक्टेंट। लेकिन जब मैं इस रिएक्शन को देखती हूँ, जब मैंने इस रिएक्शन को देखा तो ये वाली जो रिएक्शन थी बच्चों, ये क्या है, काफी फास्ट रिएक्शन है, और ये वाली जो रिएक्शन है वो क्या है, काफी स्लो रिएक्शन है। जो पहली वाली है वो क्या है, फास्ट रिएक्शन है, और जो सेकंड वाली है वो क्या है, काफी स्लो रिएक्शन है। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, सेम है, फिर भी क्या आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डिफरेंट है। वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट आपके क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का नेचर है वो भी इफेक्ट डालता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। आई होप आपको ये जो दोनों क्या थे, फैक्टर्स थे, वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। लेट्स मूव टू अवर थर्ड फैक्टर विच इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम।
टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। डेफिनेटली बच्चों जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट डालता है किस पर, रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो हम यहां से कह सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए आपने क्या कर दिया, सिस्टम के टेम्परेचर, जो भी सिस्टम आप लेकर चल रहे हैं, जो भी आपका रिएक्टेंट है, आपको जिससे भी प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो हम सबको पता है इफ यू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल आल्सो इंक्रीजेस। अगर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो उनके बीच में कोलिजन उतना ही जल्दी होगा, जितना जल्दी उनमें कोलिजन होगा यू विल गेट प्रोडक्ट मोर इजिली एंड मोर फास्टर, राइट। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं उससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं सही कहूं कि अगर आप किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर, मान लीजिए कोई सिस्टम है, आपने क्या कर दिया, उसका टेम्परेचर क्या लेकर चले थे, T लेकर चले थे, और उस T टेम्परेचर पर उसका कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन था जो आपको पता था। अब आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। इफ यू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इवन 10 केल्विन, मान लीजिए आपने सिर्फ 10 केल्विन टेम्परेचर ही इंक्रीज किया है, तो इतना टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ही जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सिस्टम का टेम्परेचर अगर आप 10 केल्विन भी जो है अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा बच्चों, जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो 2 से 3 गुना यानी कि डबल टू ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है। मोस्टली जो है हम यहाँ से, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंजिंग, तो उसको हम देखते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट से। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो होता क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके इक्वल होगा, कि जो टेम्परेचर होगा ऑफ सिस्टम, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एट कब, जब आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया अप टू 10 केल्विन। दूसरा क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन कब बच्चों, जब आप क्या लेकर चले थे, जो इनिशियल टेम्परेचर पर जो रेट ऑफ रिएक्शन सिस्टम की रही होगी, तो वो क्या निकल के आता है, यहां से टेम्परेचर कोफिशिएंट निकल कर आता है, ठीक है। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हुआ कि इफ यू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग इवन डबल और ट्रिपल, ठीक है। तो ये क्या थे, 3 फैक्टर थे। अब हम मूव करते हैं अवर 4th फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कैटालिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। तो यहाँ पर आप जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की जगह आप स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते थे बच्चों, स्पेसिफिक रेट रिएक्शन बोल सकते हो आप, T + 10 केल्विन, रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो आप एट T केल्विन, राइट। तो इसका और भी एग्जांपल लेके चल सकते हो, जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे H2 + O2, हम सभी को पता है H2 + O2 मेक्स H2O, राइट। हम क्या करते हैं, अगर H2 और O2 आपस में क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, तो हम कहते हैं कि क्या, किस चीज की फॉर्मेशन होती है, वाटर की फॉर्मेशन होती है। क्या एग्जैक्टली हमें ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, क्या वो मिलकर वाटर बना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो आपस में कंबाइन होकर वाटर तो बनाते हैं, बट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये कब बनाते हैं, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करते हैं, तब वाटर की फॉर्मेशन होती है। और इलेक्ट्रिक स्पार्क का मतलब क्या है, जब हम उसमें क्या कर रहे होते हैं, टेम्परेचर राइज कर रहे होते हैं ना, तब जाके तो क्या कह सकते हैं, ऑफकोर्स टेम्परेचर का भी रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। तो अब बात आती है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट की। तो बच्चों आप लोग बताइए कि कैटालिस्ट होता क्या है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो कैटालिस्ट होता है वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। हम लोगों ने डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है कि कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग
इन इट। यही कहते हैं आप लोग कि कैटलिस्ट क्या होता है, वो किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है बिना उसमें पार्टिसिपेट किए। तो अगर ओवरऑल इस डेफिनेशन को इन कॉमन लैंग्वेज समझने की कोशिश करें तो क्या है, देखो आप हमारे घरों में मम्मी क्या करती, छोले की सब्जी बनाती, राजमा की सब्जी बनाती, चाव से तो बड़े खाते हैं हम लोग, लेकिन कभी देखना उसमें मम्मी क्या करती है हम लोगों की, उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा जरूर ऐड करती है। छोले हो गए, राजमा हो गए, कुछ और सब्जियां भी होती है, मैं फिलहाल उनका एग्जांपल लेकर चल रही हूँ, तो क्या करती है उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड कर देती है। मीठे सोडे का छोले की सब्जी से क्या रिलेशन हुआ, तो बच्चों क्या होता है कि जो मीठा सोडा है उससे, उसकी वजह से मान लीजिए अगर आपने मीठा सोडा नहीं डाला तो वो जो छोले हैं वो जो उबल कर आएंगे, यानी कि जो गल जाएंगे, ठीक है, बॉईल होंगे, वो कम से कम कुकर में 12 से 13 सीटियां यूज लेगा, ठीक है, तब उतने में जाके बनेंगे। लेकिन मीठा सोडा डाल देंगे तो वो कितनी देर में गल सकते हैं, 5-6 सीटी। मतलब कि क्या है, टाइम क्या ले रहा है, कम ले रहा है, यानी कि रिएक्शन जो हो रही है वो क्या हो गई, फास्ट हो गई। लेकिन जब हम छोले खाते हैं तो क्या हमें मीठे सोडे का टेस्ट आता है क्या, नहीं आता, नहीं आता ना। तो क्या हुआ, उस मीठे सोडे ने सिर्फ क्या किया, उस रिएक्शन की रेट को बढ़ाया, यानी कि जो छोले थे उनको उबलने में हेल्प की और वो जल्दी उबल गए, ठीक है, लेकिन उबल जल्दी गए, लेकिन वो उसका टेस्ट पर इफेक्ट नहीं आने देता। यानी कि कैटलिस्ट क्या है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कैटलिस्ट का काम होता है। अब हम लोग बार बार, चलो ये वाली जो डेफिनेशन आप कहेंगे मैम ये डेफिनेशन तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बताइए। तो एक्चुअल में बच्चों आज हमें वही करना है। हम लोगों ने डेफिनेशन तो बहुत पढ़ ली, हम देखेंगे आज कैटलिस्ट किस तरीके से, कि ऐसा क्या काम करता है कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और इसको हम क्या है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, कि जो ग्राफ है आपका किस किस के वर्सेस है, दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा। इस ग्राफ को मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर प्लॉट किया है। ये किस किस के रिस्पेक्ट में है बच्चों, यहाँ पर तो क्या होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन, या फिर आप यहां से ये भी बोल सकते हैं रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस बोल सकते हैं। और इधर आप क्या लेकर चल रहे हैं, एनर्जी, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई भी रिएक्शन लेकर चल रहे हैं, तो उस रिएक्शन का कोई ना कोई एनर्जी बैरियर होता है। जैसे आप क्या कहते हैं कि लाइट को किसी फ्रीक्वेंसी से, जब आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था तो आप क्या कहते थे कि लाइट किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से आनी चाहिए, जिससे क्या होगा, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, एंड दैट फ्रीक्वेंसी विल बी मिनिमम। उस मिनिमम एनर्जी को आप क्या कहते थे बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते थे। तो ये भी क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है, जब तक वो उस बैरियर को, या फिर आप इसको एनर्जी बैरियर भी बोल सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो जब तक ये इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो यहां पर मान लीजिए आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये मान लीजिए कोई भी एनर्जी बैरियर है, ठीक है, ये कोई थ्रेशोल्ड एनर्जी, या फिर आप कह लीजिए कि रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट बनाना है तो क्या होगा, उसको एटलीस्ट इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अब मैंने आप कहोगे कि मैम आपने रिएक्टेंट इधर क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया। भाई अगर मान लीजिए इस रिएक्टेंट के पॉइंट को मैं इधर ले लेती हूँ, दैट मीन्स कि जो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो जीरो है। बट ऐसा तो नहीं होता ना कि आप कोई भी चीज लेके चलेंगे तो उसकी खुद की तो कुछ एनर्जी होगी। ये तो नहीं कि इनिशियली वो जीरो एनर्जी का है। आप लोग हैं, सुबह उठते हैं, आपने कुछ नहीं खाया होता, ये तो नहीं है कि जब मम्मी खाना देगी तभी बॉडी में एनर्जी आएगी, नहीं, आपके अंदर भी एनर्जी क्या है, कुछ बिल्टअप है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अगर कोई भी रिएक्टेंट लेकर चल रहे हैं तो इनिशियली उसकी कुछ एनर्जी होती है, दैट्स वाई हम उसको जीरो पर नहीं लेकर चल सकते, कुछ एनर्जी जो है आपको दिखानी पड़ती है। अब देखिए रिएक्टेंट की अगर एनर्जी इतनी होती, अब रिएक्टेंट को तो उसको वो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में इजिली कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिएक्टेंट क्या करेगा, एनर्जी खर्च करेगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ एनर्जी बैरियर से क्रॉस कर दिया, और ये क्या है, उसको क्या मिल गया, इधर प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, प्रोडक्ट मिल गया,
ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो कब था जब आपने जो रिएक्शन करवाई वो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन थी। अनकैटालाइज्ड का मतलब क्या है कि आपने उस रिएक्शन में कोई भी कैटालिस्ट ऐड नहीं किया था। अगर मान लीजिए आप कोई कैटालिस्ट ऐड कर देते हैं, इसके अंदर कोई भी कैटालिस्ट ऐड कर देते हैं, तब इस ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, यहां पर क्या होगा, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स तो जनरेट होगा, यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स तो क्या होगा, जनरेट होगा। ये तो देखिए मान लीजिए आपने क्या करवाना है, H2 + I2 के साथ में रिएक्शन करवाने हैं। मैं इस चीज को क्या है थोड़ा सा रब कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए आपने क्या बच्चों यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं, H2 + I2 के आप रिएक्शन करवाना चाहते हैं। तो यूजुअली क्या होते हैं, HH, HH और II, ठीक है। अब ये एनर्जी क्या होती है, वो क्या करती है, पहले इन बॉन्ड को, ये बॉन्ड टूटेंगे तभी तो आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। ये क्या है आपका H2 और ये क्या है आपका I2, और ये क्या बनाते हैं, 2 of HI बनाते हैं। H2 + I2 क्या देते हैं हमें, 2 of HI देते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पहले ये बॉन्ड टूटनी चाहिए, और ये बॉन्ड टूटने के लिए क्या होगा, एटलीस्ट वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद क्या हो चुका होता है, वो कॉम्प्लेक्स बन चुका होता है, जहां पर बॉन्ड टूट जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। और टूटने के बाद जब जुड़ जाएंगे तो क्या मिल जाता है, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं। देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी आप इसको बोलते हैं, कैटालिस्ट के केस में हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसको, एक्टिवेशन एनर्जी आप इसको बोल सकते हैं। तो क्या है, उस एक्टिवेशन एनर्जी के पास पहुंचने के बाद ये जो यहाँ पर कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं बच्चों एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जहां पर जो रिएक्शन प्रोसेस होना शुरू हो जाती है, रिएक्शन आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, राइट। तो ये तो कब केस था, जब रिएक्शन आपकी क्या थी, अनकैटालाइज्ड थी। अब आपने क्या किया, इस रिएक्शन के अंदर कोई कैटालिस्ट डाल दिया, ठीक है। अब कैटालिस्ट क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, रेट आप क्या कहते हैं, कैटालिस्ट क्या कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो अगर देखिए आप पहला केस लेके चलते हैं रिएक्टेंट 2, तो आपकी जो ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली क्या कहलाती है, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो टोटल एनर्जी है ये वाली E1 में इसको कह देती हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यहां तक पहुंचने में जो एनर्जी लगी। अब बच्चों देखिए आप यहां पर भी कुछ लगी, यहां से यहां पहुंचने में भी, मान लीजिए इसको मैंने कह दिया E2 कह दिया, इसको मैंने क्या कह दिया E2। अब मान लीजिए आपने क्या डाला, कैटालिस्ट डाला। वो कैटालिस्ट क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। क्या कर देता है, कैटालिस्ट का काम क्या करता है, it lowers the activation energy, ठीक है। कैसे, ये अपर था, ये वाला जो है इस बैरियर को क्रॉस करना था, तो क्या करता है कैटालिस्ट, इसको नीचे ले आता है यहां पर, यानी कि आपकी ये जो एक्टिवेशन एनर्जी था जिसको क्रॉस करना था, वो बैरियर क्या आ जाता है, नीचे। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जस्ट यहां तक पहुंचना है, और ये आपको क्या मिल गया बच्चों, प्रोडक्ट मिल गया। तभी तो एक इतना दूर जाएंगे फिर प्रोडक्ट मिलेगा, तो टाइम लगेगा। अब यहां तक पहुंचना है और यहां तक पहुंच गए हैं, तो क्या होगा, आपको प्रोडक्ट जल्दी मिल जाएगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि कैटालिस्ट क्या करता है, ऑप्शन दे दिया गया आपके पास मल्टीपल, तो क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। इस बैरियर को इसने यहां पर पहुंचा दिया, तो क्या होगा, बहुत जल्दी उसको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखिए इनके पास में कौन कौन से एनर्जी में चेंजेस आए। देखो अगर मैं यहां पर एनर्जी देखती हूं, ठीक है, देखो अब एनर्जी में जो चेंजेस आते हैं, तो यहां पर रिएक्टेंट ये आपका ये वाली एनर्जी, ये क्या हो गई आपकी E3 एनर्जी हो गई, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट के केस में क्या हो जाएगी, ये रही, इसको आपने क्या कह दिया, E4 कह दिया। तो बच्चों आप E4 में से चाहे E3 माइनस करो, चाहे इस वाले केस में E2 में से E1 माइनस करो, तो चेंज इन एनर्जी आएगा, चेंज इन
एनर्जी आएगा वो दोनों ही केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लीजिए ये क्या है 15 है और ये क्या है 13 है, तो चेंज कितने का आया 2 का। तो मान लीजिए ये 5 है, ये कितना है 3 है, तो चेंज कितने का आया 2 का। तो जो चेंज एनर्जी का आता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बना, ये क्या बना आपका प्रोडक्ट बना, तो यहाँ पर क्या हुआ कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ी। रिएक्टेंट को यहाँ से इतना चेंज आया एनर्जी में तो पॉजिटिव आएगा। भाई ये वाली वैल्यू क्या है आपकी बड़ी है 15 माइनस 13 यानी कि प्लस के 2, तो यानी कि ये वाली जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो मान लीजिए किसी अदर केस के अंदर यहाँ पर आपका कोई प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो अब क्या होगा कि रिएक्टेंट को यहाँ से यहाँ पर जाना है और इस केस में भी क्या होगा यहाँ से यहाँ पर जाना होगा। तो अब अगर बच्चों आप माइनस करते हैं इस एनर्जी को तो ये वाली एनर्जी क्या है आपकी 13 है, मान लीजिए ये क्या है आपकी 13 ही है और ये क्या हो गई कम हो गई मान लीजिए 11। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हो तो 11 माइनस 13 दैट इज -2, क्या आ जाएगा -2। तो ये वाली जो रिएक्शन होगी आपकी यहाँ पर -2 आया दैट विल बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो जाएगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एनर्जी इतनी थी लेकिन जब प्रोडक्ट मिला तो कम एनर्जी में काम चल गया, बाकी एनर्जी क्या हो चुकी है आपकी रिलीज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए हमें और एनर्जी देनी पड़ी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ आई होप कि आपको कैटलिस्ट का जो रोल है इन रेट ऑफ रिएक्शन वो क्लियर हुआ होगा। और मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट का जो पार्ट है आपका ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट डालता है। उसके बाद में आते हैं हमारे लास्ट के 2 विच इज presence of radiation and the second one is surface area of the reactant। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द रेडिएशन एंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। रेडिएशन का मतलब क्या होता है लाइट, रेडिएशन का मतलब क्या होता है लाइट। ऑफ कोर्स बच्चों बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, डार्क में नहीं होती। सिंपली कोई एग्जांपल ले लीजिए, हम क्या करते हैं H2 + Cl2 की बात करते हैं, हमें पता ही है क्या बना देते हैं HCl बना देते हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है लाइट के प्रेजेंस में होती है, डार्क में क्या है ये रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिसको होने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं विच इज सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। डेफिनेटली इफ यू इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एनी रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन विल डेफिनेटली गोज ऑन इंक्रीजिंग। कैसे, मान लीजिए ये क्या है आपके पास में वुड है, ये क्या है आपके पास में वुड है और क्या कर रहे हैं बच्चे आप इसको जलाना चाहते हैं। आपने क्या किया यहाँ से फायर लगा दी, इसमें फायर लगाएंगे तो क्या होगा यहाँ से ये जलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ये जल रहा है तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। अब मैंने क्या कर दिया इस वुड के पीसेस कर दिए, इस वुड के पीसेस कर दिए तो क्या होगा ये पीसेस हैं, ये पीसेस हैं। अब क्या कर रहे हैं आप इसको जला रहे हैं, क्योंकि जब भी आप इस वुड को डालते हैं तो क्या होता है, चलो आपने इसको पूरे को भी जला दिया, मान लीजिए चलो आपने इसको पूरे को जला दिया तो क्या होगा ये जो पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर जो चारों तरफ, क्योंकि सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स है पहले तो वही पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। अब आपने क्या कर दिया, क्योंकि इनके बीच वाला हिस्सा तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ना, मान लीजिए यहाँ पर ये बीच का अंदर का जो है अंदर वाला तो नहीं करेगा, पहले कौन सा करेगा सरफेस वाला। अब आपने क्या कर दिए बच्चों इनके पीसेस कर दिए। अगर आपने इसके पीसेस कर दिए तो क्या होगा सरफेस एरिया बढ़ गया। अब क्या होगा ये वाला, पहले ये बाउंड्री तो पार्टिसिपेट कर रही थी लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये तो इसके पीसेस में से यहां से निकल के आया, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है क्या कर रहा होगा, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा होगा। यानी कि क्या हुआ, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो बढ़ गए। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं उनकी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे भी आसान एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए कि आप चाय पी रहे हैं तो चाय आपने एक गिलास में ली और एक चाय आपने प्लेट में ली या फिर कप में ली, जो भी लगा लीजिए। ये आपके पास में क्या है, एक गिलास है
ठीक है, इसके अंदर आपने क्या ले ले, कोई भी चाय ली है, ठीक है, और आपने क्या ले ली, एक प्लेट ले ली, उतने ही अमाउंट की चाय है, तो क्या होगा, अब इनमें से आपको पता है कि कौन सी चीज ठंडी होने वाली है, ठीक है, ये प्लेट का सरफेस है। अब देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं लिमिटेड है, सिर्फ यही क्या करेंगे, एयर के साथ में रेट करेंगे, और यहाँ पर तो देखो कितने सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो डायरेक्टली क्या करेंगे, एयर के साथ में पार्टिसिपेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रेट कर रहे हैं वो क्या हो गया, बढ़ गए, तो इससे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ती है। तो बच्चे ये सिक्स क्या है आपके पास में फैक्टर्स थे जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट डालते हैं। आई होप कि जो 6 फैक्टर्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ओके, तो अगर अब आपको जितने भी फैक्टर्स मैंने करवाए हैं वो अच्छे से क्लियर हुए हैं, देन आई विल गिव यू सम होमवर्क। ओके, तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस राइट किए हैं, आप क्या कीजिएगा, आज के फैक्टर्स पहले अच्छे से पढ़िएगा, उनके बारे में डिटेल में अच्छे से जानिएगा, वीडियो से आपको समझ में आया होगा, और उसमें उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब फिर क्या करना है, आपको इन क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो ये 2 क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है ये, दैट पाउडर शुगर डिजोल्व फास्टर देन क्रिस्टलाइन शुगर, वाई, जो पाउडर शुगर होता है वो क्रिस्टलाइन शुगर के कंपैरिजन में जल्दी मिक्सअप हो जाता है, क्यों होता है ऐसा। एंड द सेकंड वन इज इट टुक मोर टाइम टू कुक राइस एट हायर एल्टीट्यूड्स, एक्सप्लेन। ठीक है, कि जो अगर आप हायर एल्टीट्यूड पे जाकर राइस क्या कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू आप अपने नॉर्मल सरफेस पे हैं उसके कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपका होमवर्क है, इस पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सॉल्यूशन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।